नमस्कार, मैं पंकज चौधरी सर आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखेंगे जेएसएससी का टीजीटी के बारे में और टीजीटी में पॉलिटिकल साइंस के बारे में हम लोग इसकी चर्चा करेंगे और इसे पढ़ने का प्रयास करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा इसके सिलेबस को समझ लिया जाए। इसका जो सिलेबस है पेपर 1 और पेपर 2। तो पेपर 1 में जीएस और हिंदी है। यहाँ पे जीएस और हिंदी है, ठीक है। ये क्वालिफाइंग पेपर है, इसमें पास होइएगा तभी आपका पेपर 2 का मूल्यांकन होगा, ठीक है। अब पेपर 2 में सबका अपना अपना सब्जेक्ट है, तो आज हम लोग चर्चा करेंगे पॉलिटिकल साइंस के बारे में, ठीक है। तो हम ये चीज़ जानते हैं कि यहाँ जो ग्रेजुएशन में जो बच्चों को पढ़ाई जाती है, ठीक ना, उसका लेवल उतना अच्छा नहीं है, खासकर कंपटीशन का लेवल नहीं है, ठीक ना। तो हम कंपटीशन के लेवल के हिसाब से पढ़ेंगे। और मैं ये भी जानता हूँ कि जो ग्रेजुएशन में जो बच्चे हैं गेस से या पासपोर्ट से पढ़ के पास होते हैं, तो पढ़ने से पहले जो सिलेबस है वो तो पढ़ाऊँगा, लेकिन उसके जो बेसिक्स होते हैं वहाँ से भी मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ, ताकि आपके सारे बेसिक कल के गए अगर आप टीचर बन जाएं और कोई बच्चा आपसे ये पूछ दे कि राजनीति शास्त्र की अर्थ क्या है, प्रकृति क्या है, राज्य क्या है, संप्रभुता क्या है, उदारवाद क्या है, मार्क्सवाद क्या है, तो ऐसी स्थिति में आप फंसे नहीं। इसलिए बेसिक्स को भी समझना ज़रूरी है, ठीक है। ये थोड़ा सिलेबस से हल्का सा बाहर है, ठीक ना, लेकिन ये आपका पृष्ठभूमि है, ये आपका भूमिका है, ये आपका आधार है, ये आपका नींव है, इसे हम छोड़ नहीं सकते हैं, ठीक ना। तो जो भी कंपटीशन के खासकर जेएसएससी टीजीटी के पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए आज से ये स्टार्ट करते हैं। ये आजकल फ्री क्लास है। अब हम लोग देखेंगे इसके अर्थ एवं प्रकृति के बारे में, ठीक ना। यह जानना जरूरी है, बेसिक्स समझना बेहद ज़रूरी है एक शिक्षक के लिए तो खासकर, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे राजनीति शास्त्र के अर्थ एवं प्रकृति में। देखेंगे कि पॉलिटिक्स यानी राजनीति शब्द की जो उत्पत्ति है यूनानी शब्द पॉलिस से हुई है, जिसका अर्थ है नगर राज यानी पॉलिटिक्स। ये जो पॉलिटिक्स है इसकी उत्पत्ति हुई है पोलिस शब्द से। किस शब्द से? पोलिस शब्द से। पोलिस जो शब्द है एक यूनानी शब्द है। कौन सा? यूनानी। यूनानी या फिर ग्रीक भी बोलते हैं इसे। ग्रीक शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है नगर राज्य। इसका अर्थ क्या होता है? नगर राज्य, ठीक ना। पहले के ज़माने में जब शहरों का, आज से मतलब हज़ारों साल पहले जब शहरों का उदय हुआ, तो मान लीजिए कहीं पे 5,000, 10,000, 20,000 की पॉपुलेशन इकट्ठा हो गई, तो एक वो स्टेट हो जाया करता था, एक नगर राज्य के रूप में वो हो जाया करता था, क्योंकि आसपास जितने भी एरिए में होते थे सब गांव होते थे, खाना बदोश लोग होते थे, तो वहाँ टाउन का होना बहुत ही ज़्यादा आकर्षण का केंद्र हो जाता था, ठीक ना। तो ये नगर राज्यों की उत्पत्ति हुई। ये पॉलिस का मतलब होता है नगर राज्य। अब यहाँ हम लोग देखेंगे ईसा से 500 वर्ष पूर्व नगर राज्यों को पोलिस कहा जाता है, ठीक ना। ईसा से 500 वर्ष पूर्व, अब जो ईसा मसीह थे उनके जन्म से 500 वर्ष पूर्व जो नगर राज्य हैं उन्हें पॉलिस कहा जाता है। यूनानी विचारकों ने इन नगर राज्यों की जो गतिविधियों का नाम है पॉलिटिक्स। इस नगर राज्य में जो भी गतिविधियाँ होती थी उसको पॉलिटिक्स के अंदर उन्होंने उस ज़माने के जो भी फिलोसफर रहे हों, थिंकर रहे हों, खासकर ग्रीक के, यूनान के, ठीक ना, उन्होंने इसे शामिल कर लिया पॉलिटिक्स के नाम से। अब पॉलिटिक्स शब्द सर्वप्रथम जो प्रयोग है ये अरस्तु द्वारा किया गया। किसके द्वारा? अरस्तु, ठीक ना। अरस्तु के द्वारा इसका सर्वप्रथम आपका नाम दिया गया पॉलिटिक्स, अरस्तु, ठीक ना। बहुत बड़े महान विचारक हुआ करते थे। अब यहाँ देखेंगे गार्नर, एक विचारक है गार्नर, ठीक है। गार्नर जो विचारक हैं, तो गार्नर महोदय जी का कहना है कि राजनीति शब्द का तात्पर्य उन क्रियाकलापों से है जिनका संबंध राज्य के मामले में यथार्थ संचालन से है। गार्नर ने कहा कि वैसे क्रियाकलाप जो राज्य के मामले में यथार्थ संचालन है, जो राज्य को चलाता है, तो राज्य को चलाएगा कैसे? एक राजा होगा, उसके कई मंत्री होंगे, उसके कई सेनाध्यक्ष होंगे, कई उसके मंत्री परिषद होंगे, कई लोग होंगे, ठीक ना। तो ये राज्य को चलाने की जो प्रक्रिया है ये उन्होंने कहा गार्नर महोदय ने कि यह राजनीति है, और व्यवहारिक स्थान पर केवल राजनीतिक शब्द का ही यहाँ प्रयोग किया जाता है। एक और है फ्रेडरिक पोलक ने राजनीति को दो भागों में विभाजित किया, एक सैद्धांतिक राजनीति, दूसरा व्यवहारिक राजनीति, ठीक ना। ये सब पॉइंट है, इसे देखते चलेंगे, ठीक ना। अब
अक्सर ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि किसने राजनीति को दो भागों में विभाजित किया, तो फ्रेडरिक पोलक, ठीक ना, इन्होंने राजनीति को राजनीति को दो भागों में बांटा। पहला सैद्धांतिक और दूसरा व्यवहारिक, ठीक ना। फ्रेडरिक पोलक ने राजनीति को दो भाग, सैद्धांतिक राजनीति और व्यवहारिक राजनीति, इन्होंने बांटा। अब सैद्धांतिक राजनीति के अंतर्गत कई विषय आते हैं, ठीक ना, जैसे राज्य का सिद्धांत, सरकार का सिद्धांत, कानून निर्माण संबंधी संकल्पनाएं। तो सैद्धांतिक राजनीति में आएगा कि राज्य का सिद्धांत क्या है, ठीक ना, राज्य का सिद्धांत, ये पूरा का पूरा थ्योरी टाइप का जो आएगा, ठीक ना, ये इसमें आएंगे। और व्यवहारिक राजनीति के निम्न विषय हैं, जैसे सरकार का वर्तमान रूप क्या है, कार्य प्रणाली, कूटनीति, युद्ध, शांति, इसमें आएगा कूटनीति, युद्ध, शांति जैसे व्यवहारिक विषय आएंगे, ठीक ना। तो यहाँ हम समझ चुके हैं फ्रेडरिक पोलक जी ने राजनीति को सैद्धांतिक और व्यवहारिक राजनीति में बांटा। सैद्धांतिक राजनीति के तहत आपके जो है राज्य का सिद्धांत, सरकार का सिद्धांत, कानून निर्माण संबंधी संकल्पनाएं आती हैं। और व्यवहारिक राजनीति के अंतर्गत सरकार के वर्तमान रूप क्या है, ठीक ना, युद्ध, कूटनीति, ये सारी चीज़ें व्यवहारिक राजनीति के अंतर्गत आती हैं। अब हम यहाँ पे समझेंगे, ठीक ना, आज के जो अधिकांश विचारक है राजनीति के सैद्धांतिक पक्ष को राजनीतिक शास्त्र का ना समीचीन समझते हैं। देखिए, राजनीति के जब तक दोनों पक्ष नहीं मिलेंगे तब तक वह राजनीति में शामिल नहीं होती। थ्योरी भी होता है, व्यवहार भी होता है। हम इस जो सिलेबस है इसमें व्यवहारवाद भी है, ठीक ना। जब व्यवहारवाद पढ़ेंगे, बिहेवियरलिज्म पढ़ेंगे, तो उसमें इसको अच्छी तरह से देखेंगे कि व्यवहारवाद क्या है। पहले राजनीति में समझिए कि एक पक्ष नहीं होता है, दोनों पक्ष होते हैं, शामिल होते हैं, ठीक है। चलिए अब इसमें आगे देखेंगे कि राजनीति शास्त्र की कुछ परिभाषाएं कौन कौन सी हैं। तो लीकॉक के अनुसार, कौन सा, लीकॉक देखिए, कम से कम राजनीति शास्त्र के स्टूडेंट हैं तो 25-30 जो विचारक हैं उनका नाम, उनका कथन याद होना चाहिए कि लीकॉक महोदय ने क्या क्या। तो लीकॉक ने कहा कि राजनीति शास्त्र केवल सरकार का अध्ययन करता है। इन्होंने कहा कि सिर्फ सरकार का अध्ययन है, ठीक ना, सिर्फ सरकार का अध्ययन करता है राजनीति शास्त्र, इसके अलावा कोई चीज़ों का अध्ययन नहीं करता है। वहीं पे एक अगले हैं गिलक्राइस्ट, ठीक ना, गिलक्राइस्ट महोदय जी कह रहे हैं कि राजनीति शास्त्र के अंतर्गत राज्य तथा सरकार दोनों का अध्ययन किया जाता है। इन्होंने राज्य का भी कहा और सरकार का भी कहा। इन्होंने कहा राज्य भी है और सरकार का भी, और राजनीति शास्त्र के अंतर्गत दोनों का अध्ययन किया जाता है, ठीक ना। अब यहाँ एक और चीज़ है जो पहले थे गार्नर महोदय, ठीक ना। गार्नर जी कहते हैं कि, ठीक ना, ये आपका राजनीति शास्त्र का जो प्रारंभ और अंत राज्य से होता है, ठीक है। आपका पॉलिटिकल साइंस का जो प्रारंभ है और इसका जो अंत है, डेथ है, दोनों के दोनों कहाँ से होगा, राज्य से होता है। यानी प्रारंभ भी और मृत्यु भी राज्य से ही होती है। देखिए, ग्राफ गार्नर ने कहा है, कई बार एग्जाम में भी आता है, ठीक है। अब अगले हैं गेटेल। गेटेल जो कह रहे हैं कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य की अतीत, वर्तमान और भविष्य तथा राजनीतिक संगठन और राजनीतिक सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। इसको भी समझेंगे। गेटेल ने क्या कहा है, गेटेल ने कहा कि भूत, भविष्य, वर्तमान, ठीक ना, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, तीनों का ही, और साथ ही साथ राजनीतिक संगठन भी है।
राजनीतिक संगठन और राजनीतिक संगठन के अलावा राजनीतिक सिद्धांत, राजनीतिक सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। ठीक ना। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा समझेंगे। ठीक है, गेटल महोदय ने कहा कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत अतीत भी है, वर्तमान भी है, भविष्य का भी है। तो बात तो सही है, राजनीति अतीत का भी अध्ययन करता है, वर्तमान भी कर रहा है और फ्यूचर का भी कर रहा है। साथ ही साथ राजनीतिक संगठन और राजनीतिक सिद्धांतों का अध्ययन करता है। कई बार एग्जाम में आता है कि गेटल के अनुसार निम्न में कौन राज्य के राजनीति शास्त्र के अंग हैं, तो उसमें याद रखना होगा पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, राजनीतिक संगठन और राजनीतिक सिद्धांत को भी इन्होंने शामिल किया है। चलिए अगले हैं, जकारिया के शब्दों में राजनीति विज्ञान ऐसे मौलिक सिद्धांतों को सुव्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करता है जिनके अनुसार समूची राज्य का संगठन, प्रभुसत्ता का प्रयोग किया जाता है। ठीक ना, इसको भी देखेंगे। क्या है, जकारिया सर कह रहे हैं कि राजनीति विज्ञान ऐसे मौलिक सिद्धांतों को सुव्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करता है। ठीक ना। पहला जकारिया ने क्या कहा, मौलिक सिद्धांतों का सुव्यवस्थित रूप से प्रस्तुत, सुव्यवस्थित प्रस्तुति। ठीक ना, ये जरूरी है, जिनके अनुसार समूचे राज्य के संगठन और प्रभुता, और इसमें क्या है, राज्य के संगठन और प्रभुसत्ता का अध्ययन किया जाता है। जकारिया ने कहा कि राज्य, आप पहले इस चीज़ को समझ लीजिए, इस तरह से समझिए कि कभी जीवन में न भूले। देखिए, एक होता है चेतन, अवचेतन और चेतन मन होता है। तो अगर लेक्चर अच्छी तरीके से सुनिएगा तो हो सकता है कि वो आपके अवचेतन मन में चला जाए और क्वेश्चन आए तो उस समय तुरंत आपसे सही हो जाए, क्योंकि अवचेतन मन कभी झूठ नहीं बोलता है। एग्ज़ाम में कई बार अगर अपने दिल दिमाग की बात सुनिएगा तो वो प्रश्न सही होने की संभावना ज़्यादा होती है। 70-80% होता है कि वो सही होता है, कई बार 100% भी होता है। ठीक ना। तो जकारिया सब ने कहा कि राजनीति विज्ञान ऐसे सिद्धांतों को सुव्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करता है जिनके अनुसार समूचे राज्य का संगठन और प्रभुसत्ता का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगले हैं पॉल जेने। पॉल जेने, पॉल जेने के अनुसार, ठीक ना, राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वह अंग है जिसके अंतर्गत राज्य के आधार तत्वों और शासन के सिद्धांतों पर विचार, राज्य के आधार तत्वों, राज्य के आधार तत्वों प्लस उन्होंने क्या कहा है, आपके शासन के सिद्धांत, शासन के सिद्धांत। देखिए यहाँ इस तरह से तोड़ तोड़ के पढ़ाने का मकसद यही है। कई बार एग्जाम में ऐसे आ जाता है कि पॉल जेने महोदय ने, ठीक ना, किस तत्वों को शामिल किया है। ठीक ना, तो हमें अगर पता होगा कि राज्य के आधार तत्वों और शासन के सिद्धांतों को उन्होंने इसमें राजनीति शास्त्र में प्रमुख माना है, तो हमें बहुत जल्दी इसका आंसर मिल जाएगा, सटीक होने की संभावना होती है ये चीज़ें। चलिए अगले हैं सीली के अनुसार। ठीक है, सीली, ठीक है, सीली के अनुसार जिस तरह राजनीतिक अर्थशास्त्र के अंतर्गत संपदा पर विचार किया जाता है जीव विज्ञान में जीवन पर, उसी तरह राजनीति विज्ञान में शासन की प्रक्रियाओं पे। अब इन्होंने यहाँ पे तुलना किया है। सीली ने क्या किया है, पहली बात तुलना की है, तुलनात्मक है। ठीक है, इनका जो विचार है राजनीति शास्त्र के अर्थ एवं प्रकृति के बारे में, पहला तुलना किया है। अब किन किन चीज़ों से तुलना किया है देखेंगे। जिस तरह राजनीतिक अर्थशास्त्र के अंतर्गत संपदा पे, राजनीतिक अर्थशास्त्र है तो संपदा से तुलना की है। ठीक ना, जीव विज्ञान में जीवन पर उसी तरह, और जीव विज्ञान में जीवन है
तो उसी प्रकार राजनीति विज्ञान में शासन की प्रक्रिया, तो राजनीति विज्ञान में शासन की प्रक्रिया, ठीक ना, का अनुसंधान, का रिसर्च, ठीक है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये होता है, ठीक ना, सीली काफ़ी अच्छा खासा नाम है, चर्चित नाम है। तो सीली के अनुसार तुलनात्मक किया है, अध्ययन जो है इनका तुलनात्मक है। राजनीतिक अर्थशास्त्र में संपदा को कहा है कि संपदा से तुलना की है, जीव विज्ञान में जीवन से तुलना की है, और राजनीति विज्ञान में शासन की प्रक्रिया का अनुसंधान किया है। तो यहाँ समझने वाली बात है, इन तीनों को याद रखिएगा, ठीक ना, इसका संबंध इससे है, इसका संबंध इससे है, इसका संबंध इससे है, ठीक ना। और सीली यह इम्पोर्टेंट है कि इन्होंने तुलना किया है, ठीक ना, ये चीज़ें। चलिए नेक्स्ट में आपका आता है ब्लंटसली। ब्लंटसली के विचार से राजनीति विज्ञान ऐसा विज्ञान है जिसका सरोकार राज्य से है, ठीक ना। ब्लंटसली, ये भी एक विचारक हैं। ब्लंटसली करें कि राजनीति विज्ञान ऐसा विज्ञान है जिसका सरोकार जो है राज्य से है, जो राज्य को इस दृष्टि से जानने समझने का प्रयास करता है कि उसके आधार तत्व क्या है, मूल स्वरूप क्या है। पहला चर्चा किया है राज्य, और राज्य में भी चर्चा किया है आधार तत्व क्या है, तत्व क्या है, और साथ ही साथ मूल स्वरूप क्या है। स्वरूप क्या है, देखिए इस तरह से तोड़ के अध्ययन करने से क्या होता है कि आपके जेहन में बैठ जाएगा। एक बार आप रिवीजन कीजिएगा, पुराने वीडियो देखिएगा, या ज़्यादा अच्छा होता है जब पढ़ा रहे होते हैं तो उसका साथ ही साथ नोट्स बना लीजिए, ठीक ना, नोट्स बना लीजिए, इससे क्लियर हो जाता है। ब्लंटली ने राज्य के बारे में कहा है कि इसके आधार तत्व क्या हैं और मूल स्वरूप इसका क्या है। क्लियर है यहाँ तक। अब आधार तत्व क्या है, मूल स्वरूप क्या है, ठीक ना, आगे आएंगे उस पर चर्चा किया जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला है आपका हेराल्ड लासवेल। हेराल्ड लासवेल ने कहा है कि राजनीति विज्ञान में यह अध्ययन किया जाता है कि शक्ति या सत्ता का स्वरूप कैसे निर्धारित होता है और उसका संपादन किसके साथ मिलकर किया जाता है। हेराल्ड लासवेल, लासवेल जी ने क्या कहा है, सबसे पहले देखेंगे कि राजनीति विज्ञान में यह अध्ययन किया जाता है शक्ति या सत्ता का स्वरूप कैसे निर्धारित होता है। शक्ति सत्ता का स्वरूप कैसे निर्धारित होता है और संपादन किसके साथ मिलकर, संपादन किसके साथ मिलकर होगा। अब यहाँ पे हम लोग चर्चा करते हैं शक्ति या सत्ता का स्वरूप। जब तानाशाही होगी, जब राजा होगा तब दैवीय सिद्धांत होगा कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है, ठीक ना, ये हो गया सत्ता का स्वरूप। तानाशाह होगा, हिटलर जैसा, मुसोलिनी जैसा, तो वो अधिनायकवाद है, उसे लगेगा कि मैं ही हीरो हूँ, ठीक ना, चाहे वो देश को डुबा दे, ठीक ना, ये हाल होता है। और यहाँ पे जब लोकतंत्र होगा तो सत्ता का स्वरूप लोकहितकारी हो जाता है, जनता का प्रतिनिधि होता है। तो यहाँ पे अलग अलग शक्ति या सत्ता में अलग अलग प्रकार के स्वरूप देखने को मिलती है। व्यक्ति का जो सर्वांगीण विकास है वो लोकतंत्र में हो सकता है, किसी साम्यवाद में नहीं, किसी कम्युनिस्ट में नहीं, किसी तानाशाही में नहीं, किसी राजा के अंतर्गत नहीं, ठीक ना, ये चीज़ें। अब आगे चलते हैं। अगला है आपका, तो निष्कर्ष रूप से यह कहा जा सकता है कि राजनीति शास्त्र मनुष्य का एक राजनीतिक प्राणी के रूप में अध्ययन करता है, ठीक ना। राजनीति शास्त्र अध्ययन किसका करेगा, मनुष्य का राजनीतिक प्राणी के रूप में। हम यहाँ पे देखेंगे कि राजनीति शास्त्र में मनुष्य है, सामाजिक प्राणी भी है, तो राजनीतिक प्राणी भी है। समाज में रहेगा तो वहाँ की होने वाली तमाम गतिविधियों में हिस्सा लेगा। भाई जन्म लिया है तो अब बड़ा होगा, बच्चों के साथ खेलेगा, फिर स्कूल जाएगा, तो क्या स्कूल में बच्चे में पॉलिटिक्स नहीं होती है क्या? वहाँ पे उसको पॉलिटिक्स का मतलब है व्यवहार,
व्यवहार किस तरह से सीखता है, एक बच्चा स्कूल में क्या सीखता है, फिर कॉलेज में जाता है तो क्या सीखता है, अपने गृहस्थ जीवन में क्या सीखता है, अपने कार्य क्षेत्र में क्या सीखता है, ठीक ना। तो व्यवहारवाद चूँकि राजनीतिक प्राणी है उससे अलग नहीं रह सकता। तो जब राजनीति शास्त्र में मनुष्य का अध्ययन किया जाएगा तो स्वाभाविक है राजनीतिक प्राणी के रूप में अध्ययन किया जाएगा। चलिए अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कुछ विद्वान जो है राजनीति शास्त्र को राजनीतिक विज्ञान के रूप में प्रयोग करते हैं, जैसे बर्नार्ड शॉ, गिलक्राइस्ट और फ्रेडरिक पोलर। ये राजनीति शास्त्र को राजनीतिक विज्ञान मानते हैं, ठीक ना। कौन कौन है इसमें, पहला है बर्नार्ड शॉ, ठीक ना। इसके बाद गिलक्राइस्ट और साथ ही साथ गिलक्राइस्ट के अलावा फ्रेडरिक पोलर, ये तीनों के तीनों कह रहे हैं कि ये जो पॉलिटिकल साइंस है ये साइंस है, विज्ञान है, ठीक ना। इसका अध्ययन विज्ञान के रूप में किया जाना चाहिए। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि कई बार इतिहास में या भूगोल में क्या राजनीति शास्त्र में देखे हैं कि इतिहास कला है या विज्ञान है, राजनीति शास्त्र कला है या विज्ञान है, इस तरह के प्रश्न आते हैं। अब कई जो विचारक होते हैं वो कहते हैं कि इतिहास कला है, राजनीति शास्त्र कला है, विज्ञान है। कुछ कहते हैं कि राजनीति शास्त्र कला है, कुछ कहेंगे राजनीति शास्त्र विज्ञान है, कुछ कहेंगे राजनीति शास्त्र कला भी है और विज्ञान भी है, कुछ इसके पक्ष में भी होंगे, कुछ इसके विपक्ष में भी होंगे। तो सभी जितने भी शास्त्र हैं, ठीक है, वो कला भी है, विज्ञान भी है, ठीक ना। कई मामलों में कला होते हैं, कई मामलों में विज्ञान होता है, पर विज्ञान में अगर देखा जाए कि तर्क प्रधान होता है, ठीक ना। तो उस कसौटी पे देखा जाए तो कुछ हद तक राजनीति शास्त्र विज्ञान है पर संपूर्ण विज्ञान नहीं है, ये ह्यूमैनिटी का सब्जेक्ट है, कला है, ठीक ना। कला लगभग मान लीजिए कि 90% कला ही है, 3% विज्ञान है, ठीक ना। इस तरह से एज अब यहाँ पे हम आगे देखेंगे, लॉर्ड ब्राइस ने राजनीति शास्त्र की तुलना अंतरिक्ष विज्ञान जैसे अविकसित और अपूर्ण विज्ञान से उसी प्रकार की है जैसे मार्शल के ज्वार-भाटे के विज्ञान के साथ अर्थशास्त्र की तुलना की है। अब यहाँ पे देखेंगे लॉर्ड ब्राइस, ठीक ना। लॉर्ड ब्राइस का कहना है कि राजनीति शास्त्र की तुलना अंतरिक्ष विज्ञान से की है, ठीक ना। पॉलिटिकल साइंस की तुलना स्पेस साइंस से कर दी, ठीक ना, क्योंकि स्पेस साइंस जो है असीम है, अनंत है, कोई जानता नहीं है कि कहाँ तक उसका अंत है, शुरुआत कहाँ है, अंत कहाँ है, कोई पता नहीं। उसी प्रकार पॉलिटिकल साइंस की शुरुआत कब हुई और अभी चल रहा है तो कौन सा स्टेट चल रहा है, इसका अंत कब होगा ये बताना नामुमकिन है। ये तुलना लॉर्ड ब्राइस ने की है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक ना। यहाँ पे परिभाषाओं में अक्सर हमें देखना पड़ता है, कम से कम 15 से 20 परिभाषाएं ठोस होनी चाहिए कि कौन क्या कहा है, किससे तुलना किया है, ठीक ना, ये चीज़ें। अब यहाँ पे आगे देखें, साथ ही साथ एक डॉक्टर मार्शल हैं ने ज्वार-भाटे के विज्ञान के साथ अर्थशास्त्र की तुलना कर दी है, ठीक ना। मार्शल ने ज्वार-भाटा जिस तरह से, इनको भी देख लेंगे, मार्शल ने ज्वार-भाटा की तुलना इकोनॉमिक्स से कर दी है, ठीक ना। अब यहाँ पे देखेंगे मार्शल ने कहा जिस तरह से अर्थशास्त्र में क्या होता है, उतार होंगे चढ़ाव होंगे, ठीक है। तो ज्वार-भाटा में क्या होता है, उतार होता है, चढ़ाव होता है। जब पृथ्वी, ठीक ना, हाँ सॉरी जान चल रही, ठीक ना, जब पृथ्वी और ये चंद्रमा दोनों की गुरुत्वाकर्षण शक्ति एक आसपास होती है तो समुद्र का पानी लहरें उठती हैं और अंदर की ओर चली जाती है, ठीक ना। तो इसे कहते हैं ज्वार कोठन। फिर होता है जब ये गुरुत्वाकर्षण शक्ति कमज़ोर होती है तब वापस पीछे समुद्र में आ जाती है। तो उसी तरह से इकोनॉमिक्स है, यहाँ भी उतार और चढ़ाव होते हैं। उसी प्रकार ज्वार-भाटा है, यहाँ भी उतार और चढ़ाव होते हैं। तो ये मार्शल ने तुलना की है और लॉर्ड ब्राइस ने भी कहा है कि पॉलिटिकल साइंस स्पेस विज्ञान की तरह है, ठीक है, ये क्लियर है। अब हम आगे चलेंगे।
अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे गिलक्राइस्ट के बारे में। गिलक्राइस्ट ने कहा है कि सामाजिक विज्ञानों में प्राकृतिक विज्ञानों जैसी यथार्थता प्राप्त करना कठिन है, फिर भी सामाजिक समस्याएं उसी वैज्ञानिक ढंग से विचारी जा सकती हैं जैसे रसायन शास्त्र या भौतिक शास्त्र। समझदार आदमी थे गिलक्राइस्ट महोदय। गिलक्राइस्ट जी ने कहा है कि बहुत ही समझदारी वाली बात की है कि सामाजिक विज्ञानों में प्राकृतिक विज्ञानों जैसी यथार्थता प्राप्त करना कठिन है। तो हम बता रहे थे जितने भी सोशल साइंस के हैं, ऐसे नहीं, एसएसटी, जितने भी एसएसटी हैं, यहाँ पे जो अन्य दूसरे विज्ञान है उस तरह से इसे हम साइंस 100% तो नहीं मान सकते, 100% इसे साइंस नहीं माना जा सकता है। हाँ, लेकिन फिर भी जो सामाजिक समस्याएं हैं उसी वैज्ञानिक ढंग से विचारी जा सकती हैं। लेकिन इसमें जो प्रॉब्लम्स हैं, सोशल प्रॉब्लम, सामाजिक ना, इसके बारे में साइंटिफिक अप्रोच रखा जा सकता है, ठीक है। जितनी भी सामाजिक समस्या है उसका साइंटिफिक अप्रोच रख के उसका निदान किया जा सकता है, ये गिलक्राइस्ट महोदय जी कहते हैं, ठीक ना। अब यहाँ पे आगे हम लोग देखेंगे सर फ्रेडरिक पोलक ने कहा है कि जिस प्रकार नैतिकता एक विज्ञान है उसी भाव में उसी तरह लगभग उसी सीमा तक राजनीति शास्त्र भी विज्ञान है, ठीक ना। अब यहाँ पे फ्रेडरिक पोलक जी ने कहा है नैतिकता के बारे में। नैतिकता होती है जैसे बच्चों को सिखाते हैं चोरी नहीं करना है बेटा, झूठ नहीं बोलना है, ठीक ना, ये गंदा काम है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, तो हम उसे तमाम इथिक्स बताते हैं। नैतिकता क्या है? इथिक्स, मोरालिटी, ठीक है, अच्छी बातें, नैतिक बातें कि बड़ों को प्रणाम करना है, ठीक ना, तमीज़ से बात करना है, विनम्रता, व्यवहार कुशलता से बात करना है, चोरी नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। तमाम बच्चों को हम नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं, ठीक ना। तो उसी तरह से इन्होंने कहा है फ्रेडरिक पोलक ने कि जिस प्रकार नैतिकता एक विज्ञान है तो निश्चित रूप से नैतिकता, एथिक्स एक प्रकार का साइंस है। कार्य कारण संबंध यहाँ पे होते हैं। हम चोरी करेंगे, पिटाएंगे, जेल भी जाएंगे, फांसी भी, अगर मान लीजिए अडर मर्डर कर दिए तो इन पर भी जाएंगे, फांसी पे लटक जाएंगे। तो यहाँ कार्य और कारण संबंध होते हैं, ठीक ना। तो एक प्रकार के जो एथिक्स है वो एक साइंस है। उसी भाव में लगभग उसी सीमा तक राजनीति शास्त्र को विज्ञान माना है। तो इसी भाव में इन्होंने इसको पॉलिटिकल साइंस को या जी साइंस माना है पोलक महोदय ने, ठीक है। उम्मीद है ये क्लियर होगा। चलिए आगे देखेंगे। अगला है आपका जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कहते हैं कि राजनीति शास्त्र वह विज्ञान है जिसके द्वारा सभ्यता की रक्षा की जा सकती है। बहुत अच्छी बात। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कहते हैं कि राजनीति विज्ञान से, ठीक ना, वह विज्ञान है कि सभ्यता की रक्षा की जा सकती है। सभ्यता की रक्षा की जा सकती है। निश्चित रूप से सभ्यता की रक्षा की जा सकती है। यहाँ पे इस बात उन्होंने बहुत अच्छा कहा। देखिए, जैसा समाज होता है वैसा ही सरकारें होती हैं। पहले एक देश हुआ करता था, एक फिल्म भी थी हॉलीवुड की, देखे होंगे 300, जिसमें वहाँ के एथेंस के बच्चों को युद्ध की शिक्षा दी जाती थी, क्योंकि उस ज़माने का समाज युद्ध प्रधान हुआ करता था। तो कहीं न कहीं राजनीति विज्ञान के में भी हम अपनी सभ्यता की अगर रक्षा करना चाहते हैं तो लोकतंत्र अपनाएंगे या तानाशाही अपनाएंगे या क्या अपनाते हैं, कम्युनिज्म अपनाएंगे, ठीक ना, ये उस देश के लोगों के ऊपर निर्भर करता है। अगर आप कम्युनिस्ट अपनाते हैं तो निश्चित रूप से आपको कोई भी व्यक्तिगत अधिकार नहीं प्राप्त होंगे। अगर लोकतंत्र अपनाते हैं तो अपने सबसे अंतिम समूह के लोगों को, जो हरिजन हैं, जो दलित हैं, जो पिछड़े हैं, जो आदिवासी हैं, उनका भी समावेशी विकास यानी मुख्य धारा में विकास किया जा सकता है। तो हम अपनी सभ्यता की रक्षा लोकतंत्र के माध्यम से, समावेशी विकास के माध्यम से, सतत विकास के माध्यम से अच्छी तरह से कर सकते हैं। ये तानाशाही में संभव नहीं है, ये अधिनायकवाद में भी संभव नहीं है, ये कम्युनिज्म में भी संभव नहीं है, साम्यवाद, मार्क्सवाद,
किसी में व्यक्ति का पूर्ण अधिकार, व्यक्ति का पूर्ण विकास संभव नहीं है। जो भी विकास होगा लोकतंत्र में होगा, ठीक ना, ये चीज़ें। अब यहाँ पे अनेक विद्वानों ने राजनीति शास्त्र की वैज्ञानिकता के पक्ष में भी अनेक तर्क दिए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि राजनीति शास्त्र वैज्ञानिक पक्ष है, जैसे बकील या मैटलैंड हो गया। बकील कहता है कि राजनीति का विज्ञान होना तो दूर, वह कलाओं में सबसे पिछड़ी हुई है। तो यहाँ पे वकील निगेटिव बातें कह रहे हैं, ठीक ना। वकील महोदय ने कहा कि पॉलिटिकल साइंस सबसे पिछड़ी कला है। पिछड़ी कला है। अच्छा, एक बात हम आपसे बताना चाहेंगे कि जितनी भी विचारक हैं, कुछ उसके पक्ष में, कुछ उसके विपक्ष में, और कुछ तो इतने पक्ष में बात कहते हैं कि मन करता है कि पॉलिटिकल साइंस फाड़ के फेंक दे, ठीक ना। अब वकील महोदय यही कह रहे हैं कि पॉलिटिकल साइंस सबसे पिछड़ी मानविकी सब्जेक्ट में सबसे पिछड़ी कला है। तो क्या पॉलिटिकल साइंस फाड़ के फेंक दें? ये तो उचित नहीं ना है, ठीक ना। तो इन विचारकों के बातों से उस सब्जेक्ट के बारे में और राजनीति विज्ञान के बारे में हमें एक अपना विचार बनाने का मिलता है। क्या यह सबसे पिछड़ी कला है? वकील जैसे कह रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। यह वह कला है, पॉलिटिकल साइंस वह विज्ञान है जिससे सभ्यता की रक्षा होती है, समाज का विकास होता है, समाज के लोगों का विकास होता है, समुदाय का विकास होता है, देश का विकास होता है। यहाँ भारत है, भारत के बगल में म्यांमार है, स्थिति खराब है। इधर श्रीलंका है, स्थिति खराब है, ठीक ना। इधर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, स्थिति खराब है। हम क्यों सुधरे हुए हैं? हमारा देश क्यों डेवलप कर रहा है? लोकतंत्र है। तो पॉलिटिकल साइंस यहाँ की जो राजनीति है, थोड़ा सा समझ लेंगे। हमारे जितने भी राजनीतिक नेता हुए थे, जो हमारे राजनीतिक पूर्वज भी हैं, उन्होंने इस देश के लोकतंत्र की जड़ों को इतना गहरा नींव दिया है कि ये जो लोकतंत्र है, अभी तो 75 हुए हैं, ठीक ना। आने वाले सालों में, 1000 सालों में भी ये लोकतंत्र बनी रहेगी। इस लोकतंत्र की खूबसूरती है, ठीक ना। ये तो यह किसकी वजह से हुआ? पॉलिटिकल साइंस की वजह से हुआ है। और हमने सबसे बेस्ट जो डेमोक्रेसी होती है उसे अपनाया है, ठीक ना। ये चीज़ें, तो यह सबसे पिछड़ी कला नहीं है। लेकिन हमें एग्ज़ाम में अगर ऐसा पूछा जाता है कि अगर इसकी आलोचनात्मक अगर कुछ ऐसा तो देना होगा नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है। इतना ही याद रखिए कि सबसे पिछड़ी कला वकील महोदय जी ने कहा है, बस इतना ही, ठीक ना। उससे ज़्यादा का ज्ञान पीजीटी में या फिर पीएचडी कीजिएगा तब आता है, ठीक है। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते, अगले टॉपिक पे आते हैं। मेटलैंड कहते हैं कि जब मैं परीक्षा के प्रश्न पत्र शीर्षक राजनीति शास्त्र को देखता हूँ तो मुझे प्रश्नों पे नहीं, शीर्षक पे अधिक खेद होता है। मेटलैंड भी निगेटिव है, ठीक ना। मेटलैंड कह रहे हैं कि जब ये एग्ज़ाम में जाते हैं चेकिंग वेकिंग करने के लिए, और राजनीति विज्ञान या राजनीति शास्त्र देखते हैं तो उनको एड़ी का लहर कपार पे चढ़ जाता है, यानी गुस्सा आ जाते हैं। वह मन करता है कि इसे फाड़ को फेंक दें। इस तरह से मेटलैंड की कुछ विचारधारा है। देखिए, विचारक जितने भी हैं आपका एक कॉन्सेप्ट बनाते हैं, ठीक ना। ये कॉन्सेप्ट इस पॉलिटिकल साइंस के बारे में इन्होंने बनाया है। कुछ पॉजिटिव है, कुछ निगेटिव है, कुछ ज़्यादा ही पॉजिटिव है, कुछ ज़्यादा ही निगेटिव है, ठीक ना। तो इन्हीं में हमें मध्यम मार्ग का पालन करना है, ठीक ना, और उसी हिसाब से चलना है। अब इसका मतलब नहीं है कि पॉलिटिकल साइंस हम पढ़ाना छोड़ दें। भारी मेरी जीविका का सवाल है, जीवन भर मुझे यही शिक्षा वाला काम करना है, एज मैं टीचर हूँ, ठीक ना। तब ऐसा तो नहीं है कि इनकी बातों में आके इसी को गोली मार दे, ये उचित नहीं है। चलिए अब आगे हम लोग चलेंगे। अरस्तु ने राजनीति शास्त्र को एक विज्ञान माना। इन्होंने कहा कि यह एक विज्ञान है, अरस्तु जी ने। इसके अलावा राजनीति शास्त्र को जो विद्वान मानते हैं उनमें गोंदा का लिख लेंगे। आज हम देखेंगे अरस्तु विज्ञान कौन कौन मानता है। विज्ञान पॉलिटिकल साइंस को तो पहला अरस्तु, गोंदा, ठीक ना, हॉब्स, मॉन्टेस्क्यू, इसके अलावा गार्नर, सिजविक, ब्राइस, बलंटस्ली, ये सब, ठीक ना। ये सब लिख ही लेते हैं। गार्नर, ब्लंटस्ली, ये सब वो है जो पॉलिटिकल साइंस को
ठीक ना, विज्ञान मांग रहे हैं, साइंस मानते हैं, ठीक ना। अब यहाँ पे हम लोग देखें, निष्कर्ष में देखेंगे कि राजनीति शास्त्र एक तथ्यात्मक विज्ञान न होकर आदर्शवादी विज्ञान है। इसको भी देखेंगे, पॉलिटिकल साइंस क्या है, आदर्शवादी विज्ञान है। विज्ञान है, ठीक ना, यह आदर्शों का, विभिन्न आदर्शों का अध्ययन करता है। वहीं बलंसली कहता है कि राजनीति विज्ञान की अपेक्षा कला अधिक है। बलंसली जी कह रहे हैं कि यह आर्ट से ज़्यादा है और राज्य के संचालन एवं उसकी क्रियात्मकता के संबंध में इसी के द्वारा नेतृत्व किया जाता है। तो यहाँ पे हम देखें कि राजनीति शास्त्र एक आदर्शवादी विज्ञान है और बलंसली कह रहा है कि राजनीति शास्त्र विज्ञान की अपेक्षा कला ज़्यादा है, क्योंकि आर्ट्स है तभी तो राज्य का संचालन और उसकी क्रियाविधियों के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। तो आज राजनीति शास्त्र के अर्थ और प्रकृति जो बेसिक है, फर्स्ट चैप्टर है, इसका हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। कल हम लोग अगला चैप्टर राज्य के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।